हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देख लिए थे। आज हम उनके दार्शनिक राजा के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो प्लेटो के लिखने का क्या एम था? उन्होंने एथेंस का डाउनफॉल होते देखा था। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके सामने सुकरात को जहर पिला दिया गया था। तब डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी से उनका डिस्टेस्ट हो गया। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी अज्ञान, लोकतंत्र जो है अज्ञानी लोगों का शासन है। तो वो ये चाहते थे कि जो एथेंस में आज के दिन कमियां हैं वो मेरे आदर्श राज्य में दूर हो जाएं। एक ऐसा आदर्श राज्य हो जिसमें न्याय स्थिर हो, सभी लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें और वहाँ करप्शन ना हो और वहाँ का राजा दार्शनिक हो। तो एक ऐसे आदर्श राज्य के बारे में लिख रहे थे। तो हमने देखा था, उन्होंने बताया था कि वहाँ पर न्याय कैसा होगा, पैटर्न ऑफ एजुकेशन क्या क्या होंगे, और जो शासक और सैनिक वर्ग हैं वो साम्यवाद को अपनाएंगे, संपत्ति और परिवार के साम्यवाद को, यानी वो इन दोनों से विमुख रहेंगे। तो ऐसा अगर राज्य होगा तो उसमें न्याय स्थिर रहेगा और उस राज्य को कोई नहीं हरा सकता। तो वो जो एथेंस में कमियां थी वहाँ के पॉलिटिकल ऑर्डर में, उनको दूर करके उन कमियों को सुधारना चाहते थे। इसलिए इसी क्रम में उन्होंने अपने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया। दार्शनिक राजा का शासन प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी आदर्श राज्य का स्वरूप ग्रहण कर सकता है जब शासन सर्वाधिक ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा किया जाए। अपने इस धारणा का प्रतिपादन करते हुए रिपब्लिक में वह लिखते हैं कि जब तक दार्शनिक हैं वो राजा ना बन जाएं या राजा दर्शन ना सीख ले, युवराजों में दर्शन की भावना ना या शक्ति ना आ जाए, राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता एक ही व्यक्ति में ना मिल जाए, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और न ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। कारण क्या था उनका ऐसे कहने का? कि उन्होंने वो जो तत्कालीन एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न हुए थे, तो संभवतः वे राजनीति में प्रवेश करने के इच्छुक थे, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक समाज की जो उन्होंने बुराइयां देखी तो उससे वह राजनीति से विमुख हो गया और उन बुराइयों को दूर करने पर विचार उन्होंने किया। तो मैंने बताया था प्लेटो संरक्षक वर्ग में दो वर्गों को शामिल करते हैं। जिसमें क्या था? संरक्षक वर्ग में दो वर्गों को वो शामिल करते हैं, सैनिक वर्ग व दार्शनिक राजा। सैनिक वर्ग में साहस की प्रधानता होती है और दार्शनिक राजा में विवेक की प्रधानता होती है। ये सहायक संरक्षक है और ये मुख्य संरक्षक है। तो इन्होंने कहा कि सैनिक वर्ग में उत्साह विवेक दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें उत्साह की अपेक्षा विवेक अधिक पाया जाता है। तो विवेक की प्रधानता से युक्त व्यक्ति को दार्शनिक शासक उन्होंने माना है। प्लेटो विवेक को साहस और तृष्णा के गुणों में से सर्वोच्च मानते हैं। विवेक के दो गुण होते हैं, पहला शासक को विवेकशील होना चाहिए और दूसरा उसमें पर्याप्त प्रेम और सहनशीलता का गुण होना चाहिए। दार्शनिक शासक विवेकशील होने के साथ परिवार और संपत्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त निस्वार्थ व्यक्ति है, जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित व कल्याण करना है। यानी ना इनके पास संपत्ति होगी ना ही परिवार होगा, इन दोनों से ये विमुख रहेंगे और इनका पहला लक्ष्य क्या है? समाज का कल्याण करना है। यह दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ अपने हितों का पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वही राज्य के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है तथा उनमें परस्पर स्नेह और सद्भाव सिखा सकता है। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होते हैं। वह मृत्यु से नहीं डरता और सत्य शिव सुंदर का मूर्तिमान स्वरूप होता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की चिंताओं और कष्टों का कारण है कि उसके मार्गदर्शक और नेता अज्ञानी होते हैं। उन्होंने कहा, राज्य रूपी नौका को खेने के लिए ज्ञानी, कुशल और निस्वार्थ नाविक की आवश्यकता है, जो शासन चलाने योग्य हो, आकर्षणों से अविचलित रहे और यह जानता हो कि वास्तविक सुख क्या है और श्रेष्ठ जीवन का क्या तात्पर्य है। वह एक दार्शनिक व्यक्ति ही हो सकता है। इसी कारण वह राज्य सत्ता के शीर्ष शिखर पर दार्शनिक राजा को स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक बार व्यक्ति दर्शन पढ़ लेता है, वो इन जो संसार के जो तुच्छ आकर्षण हैं, जो परमानेंट रियलिटी नहीं है, मियर टेम्पररी रियलिटी है, इनसे दूर हो जाता है और वास्तविक जो रियलिटी है, जो असली सच्चाई है, उसके करीब पहुंच जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो मटेरियल जो प्लेजर है ये तुच्छ है, कुछ दिनों का है।
तो इसीलिए वो राजा को दार्शनिक बनाना चाहते थे। अब विशेषताएं देख लेते हैं दार्शनिक राजा की। दार्शनिक राजा सर्वाधिक विवेक संपन्न, निस्वार्थ और कर्तव्य परायण होता है, यानी वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। राज्य के हित में उसी का हित छुपा होता है। दार्शनिक शासक को लोगों पर शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। दार्शनिक राजा पर नियम और कानून का कोई बंधन नहीं होगा, यानी वह नियम और कानून से ऊपर होगा। वही जो कहेगा वही उस राज्य के नियम होंगे। कोई भी नियम या कानून से उसको बांधा नहीं जा सकता। दार्शनिक राजा द्वारा बनाए गए नियम ही सर्वोच्च कानून है और दार्शनिक राजा को नियमों में बांधना राज्य के हित में नहीं है, क्योंकि उनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त है। लेकिन साथ ही प्लेटो दार्शनिक राजा को संविधान के मूल सिद्धांतों से अलग नहीं करते। इस कारण वह दार्शनिक शासक से अपेक्षा करते हैं कि वह धन और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करेगा, राज्य का आकार बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए, न्याय व्यवस्था का पालन सभी के द्वारा किया जाए और शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं करे। यानी जो प्लेटो ने संविधान लिखा था कि शिक्षा का प्रारूप ये होगा, न्याय का मतलब होगा सभी अपने लोग कर्तव्य का पालन करें, तो उन संविधान से जो प्लेटो ने बताए हैं उन्हीं को वे संविधान मानते हैं उस राज्य का, उनसे वह बंधा हुआ होगा। उनको राजा ये नहीं है कि उस शिक्षा पद्धति में चेंज कर देगा, उस न्याय व्यवस्था में जो प्लेटो ने बताई है उसमें चेंज कर देगा। उसको उन चीज़ों का पालन जनता से करवाना पड़ेगा और वह स्वयं भी उसी जो संविधान के जो नियम हैं उनसे बंधा हुआ होगा। लेकिन बाकी जो राज्य के सामान्य नियम और कानून होते हैं उनसे वह सर्वोच्च होगा, लेकिन जो प्लेटो ने लिखे हैं नियम उनसे वह बंधा हुआ होगा। ठीक है। इस प्रकार दार्शनिक शासक का जीवन भोग का नहीं वरन त्याग का और समर्पण का जीवन है तथा वह सभी के हित में कार्य करने को प्रतिबद्ध है। वह कुशल, नीतिज्ञ और न्यायप्रिय है। तो ये उन्होंने दार्शनिक राजा की विशेषताएं बताई कि जो सामान्य नियम हैं उनसे वह ऊपर होगा, वह बोलेगा वही नियम माने जाएंगे। लेकिन जो प्लेटो ने संविधान लिखा